जोहार। मैं भेंट वार्ता चैनल के साथ रामचंद्र आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे 5वीं अनुसूची पंचायत उपबंध एवं अधिनियम 1996, जिसको हम पी पेशा अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों के पहचान और परंपराओं को सुरक्षित एवं संरक्षित करके रखने के अभिप्राय के लिए भारत संविधान का जो 73वां संशोधन किया गया और जो बनाया गया पी पेशा अधिनियम 1996। भारत के संविधान अनुच्छेद 240 में ये 5th शेड्यूल का प्रावधान किया गया है। भारत संविधान के अंतर्गत 5वीं अनुसूची क्षेत्र के उल्लेखित विशेष प्रावधानों के माध्यम से आदिवासी हितों, विशेषकर आदिवासी स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। यह संशोधन 1992 में किया गया और भाग 9 अनुच्छेद 343 खो में ग्राम सभा, जनपद और जिला पंचायत की व्यवस्था की गई। मुख्य रूप से मैं बता दूं, भारत में कुल 29 राज्य हैं। उसमें से 8 राज्य जो हैं पी पेशा के अंतर्गत आता है। उसमें से हमारे झारखंड के 13 जिले जो हैं पी पेशा के अंतर्गत आता है, जिसमें से रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, आपका गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी और देवडाण ब्लॉक है, वो भी आते हैं। पलामू का सतबरवा प्रखंड है, वो भी है। गढ़वा जिले के भंडरिया जो है, ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब मुख्य रूप से जो उल्लेख किया गया है, इसमें मैं मोटा मोटा जानकारी दे दूं। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें से 29 प्रकार के विषय पंचायतों को प्राप्त है। इसी संवैधानिक व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में व्यवस्थापित एवं क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से 24 दिसंबर 1996 को केंद्र सरकार द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार में अधिनियम 1996 पेशा मतलब पी पेशा लागू किया गया। अब बात करेंगे पी पेशा कानून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। किसी राज्य की विधानमंडल केंद्रीय कानून पेशा की मूल संरचना से असंगत कोई भी कानून को पारित नहीं करेगी, ये विशेषता है। ग्राम साधारणतः आवास या आवासों के समूह अथवा पुरखा या पुरखों के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें से समुदाय हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलाप का प्रबंध करता हो। ऐसे प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी, मतलब रूढ़िवादी परंपरा क्रियाकलाप के अनुसार ही ग्राम का एक ग्राम सभा होगा। प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों का ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया गया हो। ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता, प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवादों के निपटारे की प्रचलित तरीकों को संरक्षित करने के लिए सक्षम है। ये आपकी चौथी विशेषता हो गई। 5वीं विशेषता के रूप में किसी भी प्रकार की पूर्वेक्षण, अनुज्ञप्ति तथा खनन धृत का अनुदान से पहले ग्राम सभा अथवा पंचायतों का अनुमोदन अनिवार्य है। अगर अनुसूचित क्षेत्रों में कहीं खनन का काम किया जाता है, जमीन अधिग्रहण, तो उसकी अनुमति बिना ग्राम सभा के लीज पर नहीं मिल सकता है तथा वो सरकार उसे ले भी नहीं सकती है। विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले इस तरह की परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्व्यवस्था के लिए उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभाओं या पंचायतों से परामर्श किया जाएगा। मतलब कहने का स्पष्ट मतलब है कि अगर
अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज संपदा का खुदाई होगा या खनन होगा तो पहले उसे पुनर्वास के लिए, पुनर्व्यवस्था के लिए ग्राम सभा के माध्यम से व्यवस्था किया जाएगा। इसके बाद ही खनन की अनुमति मिल सकती है, अगर ग्राम सभा चाहेगी तब। सभी सामाजिक क्षेत्रों के संस्थाओं और अधिकारियों पर पंचायत अपनी उचित स्तर पर ग्राम सभा नियंत्रण रखने के लिए सक्षम है। सामाजिक क्षेत्रों और संस्थाओं में अधिकारियों पर पंचायत अपने उचित स्तर पर ग्राम सभा नियंत्रण रखने के लिए सक्षम है। मतलब ग्राम सभा सामाजिक संस्थाओं पर, अधिकारियों पर नियंत्रित रखने के लिए ग्राम सभा स्वतंत्र है। राजनीतिक सशक्तिकरण आर्थिक विकास की शुरुआत है, इसलिए जनजाति समुदाय के लिए न्यूनतम 50% स्थानों का आरक्षण के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्षों का सभी पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगा। अगर अनुसूचित जिलों में वैकेंसी निकलती है या नौकरियां निकलती है तो उसमें से कम 50% आपको अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व करना होगा तथा उसका अध्यक्ष भी वही होगा। कहने का स्पष्ट मतलब है कि जितनी भी अनुसूचित क्षेत्रों में नौकरियां निकलेगी उसमें से कम 100 में आपको 50 आदमी की नियुक्ति अनिवार्य रहेगी। वो भी उसी क्षेत्र के लोग होंगे ताकि वहाँ की भाषा, संप्रदाय, कानून संबंधी कोई भी अड़चन आएगी या भाषा से संबंधित होगी या न्याय से संबंधित होगी, उस संबंध के बारे में वो समझ सकेंगे, उसी के हिसाब से वो काम भी कर सकेंगे। ग्राम सभाओं को योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूर देते, उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों के चयन करने का अधिकार है। मतलब ग्राम सभा में के अंतर्गत जो भी योजनाएं आएगी, ग्राम सभा ही परियोजनाओं को मंजूर करेगा, प्रमाण पत्र जारी करेगा, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों का चयन भी करेगा। मतलब सारा चीज़ ग्राम सभा ही करेगी। मतलब पी पेशा के अंतर्गत ग्राम सभा सर्वोपरि होगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को भूमि अन्य संक्रमण और निवारित करने एवं विधि विरुद्धतः अन्य संक्रमित भूमि को परावर्तित करने का शक्ति प्रदान किया जाएगा। विधि के विरुद्ध अगर ग्राम सभा चाहेगी कि इससे नुकसान हो रहा है तो लीज लाइसेंस रद्द भी कर सकती है। ग्राम सभा को लघु वनभोज के स्वामित्व के साथ सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अधिकार मान्य किया गया है। मतलब जंगल से जो आय होने वाला है उसका स्वामित्व ग्राम सभा के पास रहेगा। जो भी उससे आय होगा, टैक्स वसूली होगा या जो भी होगा, उससे मिलने वाले राशि उसका स्वामित्व ग्राम सभा के पास ही रहेगा। ग्राम सभा को अपने क्षेत्रों में मादक द्रव्य की बिक्री और उपभोग पर नियंत्रण करने का अधिकार है। तो ग्राम सभा जो भी मदिरा, महुआ से जो मिलता है दारू, उस पर भी नियंत्रित करने का अधिकार होगा। ग्राम सभा को अनुसूचित जनजाति को धन उधार देने पर नियंत्रण कर रखने का अधिकार होगा। अगर ग्राम सभा में कोई साहूकार किसी को उधार देता है या लोन देता है, इसकी क्रिया प्रणाली या क्रियाकलाप पर ग्राम सभा पूर्ण रूप से नियंत्रण रखेगी। ग्राम सभा को ग्राम बाजार का प्रबंधन करने का अधिकार है। अगर अनुसूचित क्षेत्रों में हाट बाजार लगते हैं तो उसका टैक्स वसूली भी ग्राम सभा के ऊपर ही निर्भर करेगा। वह टैक्स वसूली करेगी और ग्राम सभा डेवलपमेंट पे वो खर्चा कर सकती है। तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो लागू होना बाकी है। अगर लागू होती है तो आदिवासियों को ये सच्चा अधिकार मिलेगा। अभी वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, जिसमें से 11 जिला अनुसूचित क्षेत्रों से आते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी काउंसिल बनना है, जो उपायुक्त के माध्यम से, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, उसके माध्यम से वो मॉनिटरिंग करेंगे और विकास का सीधे पैसा हमारे झारखंड में ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होते हैं, मनकी मुंडा, डोकलो सोहर, माझी परगनेत, इन लोग के खाते में आएंगे और ग्राम का डेवलप पर पैसा खर्च किया जाएगा।
विशेष रूप से जाना जाए तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, ये स्पष्ट है। अगर नौकरी भी होती है उसमें 50% आपको अनुसूचित जनजातियों को देना होगा। यूँ कहें पी पेशा आदिवासियों की लाइफलाइन है, परंतु सरकार नहीं चाहती है कि इस चीज़ को लागू करें, क्योंकि अगर अनुसूचित क्षेत्रों में पी पेशा लागू हो जाती है, खनन से संबंधित जितने भी खनिज संपदा है, जहाँ जहाँ हमारे आदिवासी झारखंड में बसे हुए हैं, या तो छत्तीसगढ़ में है, या उड़ीसा में है, या बंगाल में है, या महाराष्ट्र में है, या पूरब के क्षेत्रों में ले लें, इन जगहों पर खनिज संपदा है। अगर खुदाई होगा तो आदिवासी विस्थापित होंगे, और खनन से और खनिज से जो आएगी सरकार अपना डेवलपमेंट के क्षेत्र में खर्च करती है, परंतु वो इस क्षेत्रों में खर्च करना नहीं चाहती है। रॉयल्टी जो मिलता है खनिज से, विकास के नाम से तो भेजती है पैसा, लेकिन जिसको लाभ मिलना चाहिए अंतिम आदमी तक, उसको पैसा नहीं मिल पाता है। मुझे खुशी हो रही है कि जो व्यक्ति पी पेशा और 5वीं अनुसूची के बारे में बात नहीं करते थे, आजकल वो बात करने लगे हैं। हम भारतवर्ष के आदिवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं उस क्षेत्रों में आदिवासियों को पी पेशा ग्राम सभा के बारे में बताएं, ताकि हम अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ सकें। मेरा आप लोगों से यही एक सवाल है, अगर पी पेशा अधिनियम 1996 बनाया गया लागू करने के लिए, अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों को आप भी समझ रहे हैं, इसका जवाब क्या है मैं भी जान रहा हूँ। इसका मूल जड़ है हमारी विधायिका, जिसमें हमारी संख्या होने के बावजूद हमारे विधायक जो होते हैं वो विधानसभा में अपनी बात नहीं रखते हैं। जो हमारे सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में, वो इस बात को रखते नहीं हैं। वर्तमान हालात में देखा जाए, डेवलपमेंट कोई मुद्दा रह नहीं गया है। नेताओं का कहना है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन मैं उन सभी लोगों से, बुद्धिजीवियों से, जो नागरिक इसके प्रति जागरूक हैं, आप कम से कम इस बारे में चर्चा करें, लोगों को बताएं पी पेशा क्या है, 5th शेड्यूल क्या है, ग्राम सभा क्या है। क्योंकि हमारा आदिवासी समाज कस्टमरी लॉ, जिसको रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं, उसी के हिसाब से चलता है। आदिवासियों का वर्षों का इतिहास रहा है। यहाँ तक हमारे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहते हैं कि आदिवासी ही इस देश के मूलवासी हैं, परंतु कथनी और करनी में अंतर है। वर्तमान में जो भाजपा सरकार केंद्र में सत्तासीन है, उन्हें तो आदिवासियों को वनवासी कहना शुरू कर दिया है। वनवासी ये क्या मतलब है? हम आदिवासी हैं, आदिकाल से रहते हुए हैं। आज़ादी के पहले आदिवासियों का एक धर्म कोड हुआ करता था। अंग्रेजों को भी पता था कि आदिवासी ही इस भारत देश का जल जंगल जमीन सुरक्षित रह सकता है। जहाँ जहाँ आदिवासी बसे हैं वहाँ जंगल है, खनिज है, इसी पर माफियाओं की नज़र है। अगर आप विरोध करते हैं या आदिवासी हैं तो आपको नक्सली का दर्जा देकर आपके आदिवासी भाइयों से ही मरवाया जा रहा है। ये सोचनीय है। देर से ही सही लोग इस बारे में बात करने लगे हैं, जागरूकता आई है। मैं उन सभी बुद्धिजीवी आदिवासियों से निवेदन करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, पी पेशा के बारे में लोगों को ज़रूर बताएं और जागरूक करें। भेंटवार्ता चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अगले एपिसोड में या अगले प्रोग्राम में मैं ऐसे संविधान के जानकार से मैं इंटरव्यू लूँगा जो पी पेशा के बारे में
अच्छी तरह से हमें बता पाएंगे, जिसमें सभी टीएससी आदिवासी परामर्शी परिषद का बारे में भी जानना है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी काउंसिल के बारे में जानना है, उसका गठन की प्रक्रिया क्या है, कितने सदस्य होंगे, इन सभी बातों को मैं उल्लेख करूंगा ताकि आपको अधिक से अधिक सीखने के लिए मौका मिलेगा। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं आप लोग के सामने पेश कर सकूंगा। जोहार, धन्यवाद।